हाय फ्रेंड्स, ज्ञानबाजी एपिसोड नंबर 3। मैं हूं निखिल और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ज़रा कोरोना मैसेज दे दिया जाए भैया सबको। तो ये रहा हमारा सैनिटाइज़र और ये हमने थोड़ा सा सैनिटाइज़र लिया और अपने हाथ धो लिए। आप भी दिन में 5 बार अपने हाथ ज़रा रगड़ रगड़ के धोइएगा, हाँ बहुत ज़रूरी है। वैसे एक बात बताइए, आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर वो भीड़ वाले फोटोज आए या नहीं आए? वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे हैं, बारिश में छाता पकड़ के लाइन में खड़े हैं। हाँ, किस चीज़ की इमेजेस है वो? भैया सबको पता है ये इमेजेस हैं शराब के बाहर लगे हुए ठेकों के लाइन की। और उसके बाहर जितनी लाइन में लोग खड़े हुए हैं शराब खरीदने के लिए उस चीज़ की। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं, मैं पिछले 2 दिन से न्यूज़पेपर में देख रहा हूं। दिल्ली सरकार ने शराब के ऊपर टोटल इस वक्त 70% दाम बढ़ा दिए हैं। 70%। उत्तराखंड के नैनीताल में तो हाल ही बुरा है। वहाँ पर तो लोग छाता पकड़ के बारिश में लाइन लगा के खड़े हुए हैं शराब खरीदने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बिल्कुल अंदाज ही निराला कर दिया है। उन्होंने तो शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको 120 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपको आपकी शराब घर पे मिल जाएगी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य सरकारें ये इंतज़ाम कर रही है। कर्नाटक सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दिया है और बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और आप अपनी शराब ले सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि जहाँ असेंशियल गुड्स की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो रही है, जहाँ लॉकडाउन का तीसरा फेज चालू है, वहाँ ऐसी कौन सी बुरी नौबत आ गई कि राज्य सरकारों को शराब के ठेके शुरू करने पड़ गए? क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या इससे क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा? क्या शराब की लाइनों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से कायम रहेगी? और आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि दवाइयों के साथ, सब्जी मंडियों के साथ, किराने की दुकान के साथ बाकी किसी चीज़ को, बिजनेस को शुरू नहीं किया गया है, लेकिन शराब के ठेकों को शुरू कर दिया गया है? आज का ज्ञानबाजी का एपिसोड आपको यही समझाने के लिए है। तो दोस्तों, ये अभी का हॉट ऑफ द प्लेट टॉपिक है और मैंने सोचा कि इसके ऊपर 5 मिनट ज्ञानबाजी की जाए और आपको इसके ऊपर सारी जानकारी दे दी जाए। तो प्लीज़ अब आगे के 5 मिनट ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और हो सके तो सारी चीज़ों को एक अच्छे फाइन नोट्स में लिख के रखिएगा। दोस्तों, आज हम ये समझने वाले हैं कि आखिर शराब के ठेकों से सरकार को ऐसा कौन सा फ़ायदा होता है, और दूसरा, इकोनॉमी के साथ साथ क्या ऐसा भी कोई एंगल है जिसके बारे में सरकार ठीक से नहीं सोच रही है। दोनों बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम पॉइंट पे आएँ, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को सरकार ने इस देश में जीएसटी लगाया था। अब जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? यानी कि जितने भी टेंजिबल गुड्स होते हैं और जितने भी सर्विसेज होते हैं उन सब पे लगाया जाने वाला ये टैक्स होता है। जीएसटी का जो रेवेन्यू होता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डिवाइड होता है। अब हर प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता तो है, लेकिन ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता है दोस्तों। मसलन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, और लीकर्स यानी शराब के ऊपर भी जीएसटी लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कि शराब के ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता है तो राज्य सरकार का शराब के ऊपर और उसके टैक्सेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। शराब के ऊपर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी और उसके साथ लगने वाला सेस चार्जेस और एक्स्ट्रा कोई और दूसरी ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जाती होगी, तो इन सब के ऊपर प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट का अपना सेल्फ कंट्रोल होता है।
और क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है कि पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझाया जाए वो शराब पिएगा ही पिएगा, इसीलिए राज्य सरकारों के लिए ये एक रेवेन्यू कमाने का बहुत अच्छा जरिया है और इसके थ्रू प्रत्येक राज्य सरकार का बहुत हैवी रेवेन्यू आता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से राज्य सरकारें शराब से होने वाले रेवेन्यू के लिए कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं हटाती। अब आपको ज़रा दो तीन चीज़ें इसमें क्लियर कर दें। शराब के उत्पादन के समय एक्साइज ड्यूटी लगती है, शराब के ट्रांसपोर्ट से लेकर शराब के लेबलिंग, शराब की ब्रांडिंग, यहाँ तक कि शराब के रजिस्ट्रेशन, उसके लाइसेंसेस, इन सब के ऊपर राज्य सरकार अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाती है। यदि शराब इंपोर्ट होती है तो इंपोर्टिंग चार्जेस उसके साथ अलग लगाए जाते हैं। अभी कोरोना का ही एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली सरकार ने स्पेशल कोरोना चार्जेस लगाए हैं शराब के ऊपर। यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार शराब के ऊपर वैट लगाती है, हरियाणा सरकार शराब के ऊपर सेस चार्जेस लगाती है। इस तरीके से शराब के ऊपर अलग अलग रेवेन्यू अलग अलग सरकारें लगाती जाती हैं और इसमें से ज़बरदस्त कमाई होती रहती है। केवल 2 राज्य भारत में ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को शराब और शराब के रेवेन्यू से दूर रखा है, नाम है गुजरात और बिहार। आपको पता ही होगा ये दोनों स्टेट इस शराब के कंजम्पशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं और इनके यहाँ ऐसा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता या बहुत कम अमाउंट में होता है। अब इससे ओवरऑल कितना रेवेन्यू आता है ये समझना ज़रा काम की बात है। आरबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक साल 2018-2019 में शराब के ऊपर लगाए गए टैक्सेस से देश के 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी का टोटल अमाउंट 1.5 लाख करोड़ रुपए का आया है। ठीक सुना आपने, 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू शराब के ऊपर लगाए गए टैक्सेस से आया है। ये 2018-19 का है। 2019-20 का रेवेन्यू जो आया है वो तो और भयानक है, वो है 1,75,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। अब इतना हैवी रेवेन्यू अगर शराब से आता है तो उसमें प्रत्येक राज्य सरकार का अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। आपको मालूम है राज्यों की टोटल कमाई का 10 से 15% तक का अमाउंट केवल शराब के ऊपर लगाए गए टैक्सेस से आता है। कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका 7-8%, 9% तक भी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका 10 से 15% तक का रेवेन्यू यानी कमाए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 15 रुपये का रेवेन्यू शराब से आता है। भारत के टॉप 5 राज्य में आपको बता देता हूँ जहाँ पर शराब से होने वाली इनकम सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर इस वक्त भारत देश में है उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश में पिछले साल जो कमाई हुई है, मेरे पास ये पूरे आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में 31,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है शराब से। देन कर्नाटका नंबर 2 पे, कर्नाटका 21,000 करोड़ रुपए के साथ नंबर 2 पर है, 21,000 करोड़। तीसरे नंबर पर कर लो बात महाराष्ट्र 17,500 करोड़। चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल 11,800 करोड़ और 5वें नंबर पर है तेलंगाना 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। तो आप इमेजिन करिए क्या भयानक कमाई है इस शराब से। अब ये सारी चीज़ों के वजह से शराब इकोनॉमिकली सारे राज्यों के लिए पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अब एक पल के लिए ज़रा फिर से रिवाइंड करिए और मार्च के महीने में जाइए। जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को और 22 मार्च से लेकर 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से लेकर 5 मई। अब कुल मिलाकर 40-45 से ज़्यादा दिन होने को आए हैं। 40 दिन का लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। अब आप ही सोचिए पिछले 40 दिनों में शराब के ठेके जो बंद रखे गए हैं उसमें पर डे का नुकसान राज्य सरकारों का कितना हुआ होगा। जो राज्य सरकार एक साल में 20-20, 22-22 हज़ार करोड़ रुपए शराब से कमाती है, वहाँ पर उनका एक महीने का अगर एवरेज हम लें तो एवरेज उनका एक महीने का जो टैक्स से कलेक्शन है वो तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास होता है। हर एक सरकार का अगर मैं क्यूमुलेटिव एवरेज ले लूँ तो 400 से 500 करोड़ रुपए का एवरेज आता है। ऐसे में पर डे लॉसेस इनके बहुत भयानक हैं। प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ये बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है कि अगर शराब के ठेके शुरू किए जाएं
तो उनकी पर डे रेवेन्यू इनकम बहुत अच्छी होगी और जिसके वजह से कोविड-19 में हुए सारे लॉसेस को वो तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं। यही वजह है कि शराब के ठेकों के लिए फाइनली अनुमति दे दी गई है। आपको मालूम है पिछले 2 दिन में रेवेन्यू कलेक्शन कैसा रहा है? पिछले 2 दिन में तेलंगाना सरकार ने 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया है। पिछले 2 दिन में महाराष्ट्र सरकार ने 62 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया है। यहाँ तक कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो पहले ही दिन शराब के ठेके ओपन करने के पहले ही दिन अभी मंडे को 45 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू कमाया है। अब इस तेज़ी से अगर ये पैसे कमाते रहेंगे शराब से तो ऑब्वियसली इनका टैक्स के वजह से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा होगा और यही वजह है कि शराब के ठेके अचानक से शुरू किए गए हैं और अपने इकोनॉमिक लॉसेस को रिकवर किया गया है। अब ये तो हो गया एक इकोनॉमिक एंगल। आपको इसके साथ साथ एक सोशल एंगल बताना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको पता है एक बहुत बड़े एनजीओ ने इसके ऊपर एक कंप्लेंट की है और आवाज़ उठाई है और उन्होंने बोला है कि सरकार रेवेन्यू कमाने के तरीक़ों के बारे में तो सोच रही है लेकिन सरकार इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है कि उन गरीबों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, उन औरतों का क्या होगा जिनके हस्बैंड गैर जिम्मेदाराना तरीके से शराब पीकर उनको सताएंगे। ये बहुत बड़ा सच है दोस्तों कि शराब का कंजम्पशन जब जब बढ़ता है देश में क्राइम रेट भी उतना ही बढ़ जाता है। फीमेल हैरेसमेंट बढ़ता है, रेप की घटनाएं बढ़ती हैं, मर्डर्स बढ़ते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में क्राइम रेट को कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको पता है वाइजैग में कुछ महिलाओं ने शराब के ठेके शुरू होने के ऊपर बहुत बड़ा विरोध जताया है। उन्होंने ये बोला है कि सब्जियां आप रोज़ नहीं बेच रहे हैं लेकिन आप शराब रोज़ बेच रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली है कि लॉकडाउन में ऑलरेडी सबकी नौकरियां जा चुकी हैं और जो नौकरियों के लॉसेस हुए हैं ऐसे समय पर महिलाओं ने अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसा बचा के रखा है और शराब के लत में हस्बैंड्स वो पैसा छीन रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं और पैसे की बर्बादी तो हो ही रही है, परिवार बिखरते जा रहे हैं। ऐसे में सारी चीज़ों का बैलेंस कैसे बनाया जाए? एक तरफ राज्य सरकार के अपने नुकसान हैं जिसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार के पास ये ऑप्शन बहुत कन्वीनियंट है कि ठेके खोल दिए जाएं और दूसरी तरफ ऐसा सोशल एंगल है जो कि समाज को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। मुझे लगता है जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब का एक कर्तव्य है कि आज इस एक प्रॉब्लम के ऊपर आप अपनी राय, अपने विचार ज़रूर रखें। कमेंट्स थ्रेड में मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम का रहा और आपको कुछ बातें इससे रिलेटेड ठीक से समझ में आई। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सोशली आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं और इकोनॉमिकली आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं। राइट, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ज्ञानबाजी पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ज़रा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और करते रहिए ज्ञानबाजी।